हाय फ्रेंड्स। तो आज बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन की कि एसेट एलोकेशन आपका क्या होना चाहिए पोर्टफोलियोज़ के अंदर, और ये काम कैसे करता है और इसका फ़ायदा क्या होता है और करने का मे बी आपके रिटर्न्स कम हो जाए। तो जैसे मेरा मोटिव है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग पैसे कमाएं इस स्टॉक मार्केट से, तो उसका एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टूल है जिसको एसेट एलोकेशन बोला जाता है। आपके थोड़े से रिटर्न्स कम हो सकते हैं, लेकिन सर आप काफ़ी अच्छा पैसा इससे जनरेट कर लेंगे और आप अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा पाएंगे। जो लोगों के पास में एसेट एलोकेशन नहीं होता या जो उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो सर वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि एसेट एलोकेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपकी जो वेल्थ है सर उसको एक बैलेंस मिल जाए। तो सर इसमें आपको करना क्या चाहिए? फ़िलहाल मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, तो बिगनर्स सर कंजर्वेटिव ही रहना चाहिए फ़िलहाल, तो अभी 1 to 2 years जब तक वो इस मार्केट का नेचर को अच्छे से नहीं समझ लेते। तो यहाँ पर सर आपके पास में एसेट एलोकेशन इस टाइप से होना चाहिए कि 40% आपका डेप्ट में होना चाहिए और 60% आपका इक्विटी के अंदर होना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे सर ये होगा, सपोज कीजिए कि आपने 60,000 रुपये लगा के एक पोर्टफोलियो बना लिया, और मे भी कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा होगा और कुछ लोगों ने 1 लाख रुपए का अपना पोर्टफोलियो बना के रख रखा होगा। जिन्होंने 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना के रख रखा है, अब मार्केट में करेक्शन चल रही है, तो अब वो सोचेंगे कि पैसा या तो उनको बाहर से लाना पड़ेगा एक्सटेंडेड लिक्विडिटी, नहीं तो वो 1 लाख रुपए का भी यूज़ इसके अंदर कर सकते थे। जो उनके पास पहले पड़े हुए थे पैसे, उसी के अंदर से कुछ पार्ट अगर उनका डेप्ट में होता तो वो पैसा अब यूज़ हो जाता। तो वो पैसा सर अपॉर्चुनिटी के लिए रखना चाहिए आपको हमेशा आपके पास। तो जैसे मैं एक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया, तो आपको सिर्फ उस पोर्टफोलियो के अंदर आपको 60,000 रुपये के स्टॉक लेने हैं और 40,000 रुपये आपने किसी भी डेप्ट फंड में आपने रख देने हैं। अब सपोज करते हैं कि इक्वेशन को लेते हैं, एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आपने 60,000 रुपये इक्विटी के अंदर लगाया है और 40,000 रुपये आपने डेप्ट फंड के अंदर लगाया है। 2 साल के बाद आपके जो 60,000 रुपये हैं सर, इक्विटी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मार्केट ने आउट परफॉर्म किया, आपके लीडर्स थे, आपके पास सारे स्टॉक्स, बहुत अच्छे से काम हुआ और आपने सर बहुत सारे पैसे कमाए। तो आपके 60,000 की जो वैल्यू थी वो तो हो गई सर 1 लाख। आपने 60,000 लगाए थे, आपके 1 लाख हो गए। ये इक्विटी का फ़ायदा है। ऐसा ही होता है अगर आपके लीडर्स होते हैं तो, और मार्केट अगर अच्छे से परफॉर्म कर जाए तो आपके 60,000 1 लाख रुपये बन जाते हैं। दूसरी तरफ था सर आपका डेप्ट फंड, जिसने सर 40,000 रुपये के आपके सिर्फ 50,000 रुपये उसने किए। तो आप ये सोचेंगे अगर ये 40,000 रुपये भी मेरे पास अगर होते इक्विटी के अंदर तो मेरा रिटर्न और बढ़ सकता था। नहीं सर, आपको ये नहीं सोचना है। यहाँ पे आपको अपने 40,000 रुपये जो हैं वो डेप्ट के अंदर आपके थे, अब वो 50,000 रुपये हो गए हैं। अब 2 साल बाद टोटल आपको जो अमाउंट है 1 लाख रुपये से बढ़कर हो गया है 1.5 लाख रुपये। अब आपने क्या करना है कि आपने फिर दोबारा 60% इक्विटी में रखना है एंड 40% डेप्ट में रखना है अगेन। तो अब होगा क्या कि अब जो रेशो आपका अभी तक था वो ये था कि आपके डेप्ट में थे 50,000 रुपये और इक्विटी में थे आपके 1 लाख रुपये। बट जो एसेट एलोकेशन आपको क्या बोल रहा है कि 90% जो 60% पैसा आपको इक्विटी में रखना है, जो कि होता है 90,000, जिससे कि आपकी थोड़ी सी आप प्रॉफिट बुकिंग भी मान सकते हैं कि आपके 1 लाख रुपए आपने कमाए थे, आपने 10,000 रुपये उसमें से निकाल लिए और अपने डेप्ट फंड में डाल दिए। तो अब आपके डेप्ट फंड की जो वैल्यू है वो हो गई है अब 60,000, जो कि पहले 50,000 थी, अब 60,000 रुपये हो गई है। और आपके इक्विटी में हो गए 90,000 रुपये। अब आफ्टर 1 ईयर आप देखते हैं कि निफ्टी जो था परफॉर्म नहीं किया, स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको काम करने में। तो आपके 90,000 यहाँ पे रह गए 80,000 और आपका जो डेप्ट फंड में जो 60,000 रुपये थे वो हो गए हैं अब 70,000 रुपये। तो अब आप क्या करेंगे, अपने डेप्ट फंड से वही रेशो फिर दोबारा अप्लाई करेंगे 60-40 का। तो अब फिर दोबारा आप अपने आप को बैलेंस करेंगे। तो अब आप इक्विटी में वहाँ से 10,000 रुपये वापस ले आएंगे, जो कि आपके हो गए 90,000 रुपये। ठीक है सर, 90,000 आपके इक्विटी में हो गए हैं और 60,000 रुपये आपके डेप्ट फंड में है। तो इस तरीके से हमेशा आपके पास में एक एक्सटेंड लिक्विडिटी रहती है, जिससे कि आप इजीली अपने जो पोर्टफोलियो को बैलेंस करते रहते हैं और टाइम टू टाइम आपकी प्रॉफिट बुकिंग भी इसके अंदर होती रहती है और आप इजी वे के अंदर इस स्टॉक मार्केट में प्ले करते हुए चले जाते हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर। और अगर बहुत ज़्यादा बिगनर्स हैं आप लोग,
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे स्टॉक्स लीजिए और इस टाइप की एसेट एलोकेशन को आप रखिए। अब कई लोग कैसे होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, जो बिगिनर्स हैं, उन्होंने क्या कर रखा होगा, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रखा होगा और कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रखा होगा। सर देखिए, चाहे आपने म्यूचुअल फंड में डाल रखा है वो भी इक्विटी है, स्टॉक मार्केट में डाल रखा है वो भी इक्विटी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में हैं तो भी आपके पास डेप्ट फंड होना चाहिए, अगर आप इक्विटी में हैं, शेयर मार्केट में हैं, तो भी आपके पास में, स्टॉक मार्केट में, तो भी आपके पास में डेप्ट फंड होना चाहिए। दोनों सूरतों में आपको डेप्ट फंड एंड में आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सर आपको एक एज दे देता है। जब भी कोई क्रैश आता है तो हमेशा जिसके पास भी पैसा होता है, कैश इज किंग है इस मार्केट के अंदर, तो हमेशा आपको ये रूल फॉलो करना चाहिए सर। और जैसे जैसे आपको मार्केट की टर्म्स एंड कंडीशन पता लगती रहती है, कैसे काम करती है, मुझे लीडर्स के साथ में कैसे प्ले करना होता है, मुझे एवरेजिंग कहाँ करनी होती है, मेरे को किस तरीके से काम करना होता है इस मार्केट के अंदर, तो धीरे धीरे आपको जो आपका जो रेशो है 60-40 का, आप उसको 70-30 कर सकते हैं एंड 75-25 कर सकते हैं। इससे नीचे आप मत जाइएगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, जब क्रैश आएगा तब की तब देखा जाएगा। सर ऐसे नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। अब लोग कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए? सर प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर 1 ईयर आपको रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। जब आप रीबैलेंसिंग करते हैं तो सर आप ऑटोमेटिकली अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये पोर्टफोलियोज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ, कि पोर्टफोलियो में आपको प्ले कैसे करना है। अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर काम करते हैं तो आपको ये जो फंडा है, ये तरीका, ये ट्रिक आपको यूज़ करनी चाहिए। ये बहुत सब, मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये चीज़ें, मतलब हर किसी को ये चीज़ पता है इस मार्केट के अंदर कि मार्केट में काम कैसे होता है, जो समझदार लोग हैं। अब कई ऐसे भी हैं जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 100% इक्विटी में है सर, डेप्ट फंड में है ही नहीं, गोल्ड में है ही नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में है ही नहीं, तो वो गलत है सर, क्योंकि रूल नाम की भी कोई चीज़ होती है। और बाकी आपको मैं बताऊंगा कि आपको एक बुक आप पढ़िएगा, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसके बेस पे यहाँ पर सब कुछ एनालिस किया जाएगा कि कंपनीज वो कैसे ढूंढते थे वॉरेन बफेट साहब, और हमें क्या करना है, हमें उनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए इस स्टॉक मार्केट में, हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट चलती है इसके अंदर हम किस टाइप से काम करें। तो आपको सर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनीज किस टाइप से काम करती है और कंपनीज में आपको किस तरीके से कंपनी से आपको काम लेना चाहिए। अब धीरे धीरे फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, अपनी जर्नी को आगे क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आएंगे सर अपने पोर्टफोलियो रिव्यूज़ पे, फिर कंपनी रिव्यूज़। ठीक है सर? तो सर बेसिक की और 2-4-6 वीडियोज़ आएंगी, और तो मे भी आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी रही बात अब आपको करना क्या है और आगे, सर आपको जो भी टेक्निकल एनालिसिस है सर आप कहीं से भी कर लीजिए, नॉर्मल सा, जिसमें आपको कैंडल्स पता लग जाए, मोरोबुजू है, बेयरिश है, ये क्या है, ये सब आपको पता लग जाए सर। ठीक है? और उसके बाद सर फिर यहाँ पे सर एकदम प्रोफेशनली सर बात की जाएगी कंपनीज को लेकर कि कौन सी कंपनी में कितना पोटेंशियल है, ये कितना आपको रिटर्न दे सकती है, और पोर्टफोलियो बनवाए जाएंगे यहाँ पे सर एक से एक बढ़िया अपने तरीके से सर। और बाकी मेरे सर कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी कि कौन सी कंपनी आपको बाय करनी है, कौन सी नहीं करनी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कंपनीज को अपना 100% दो अपनी एनालिसिस का, जिससे कि आप मेरी बताई हुई कंपनीज में से ही अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकें। अब मे बी इसके अंदर मैं अगर 100 कंपनीज का रिव्यूज़ करूँगा तो उसमें से आपको देखिएगा आपको कौन सी कंपनी पसंद आती है, लेकिन उसमें बताया जाएगा लीडर कौन है, या कोई स्मॉल कैप है तो वो लीडर बन सकता है नहीं बन सकता, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, वजह क्या है। आपको एक स्टॉक में वजह दे दी जाएगी कि आगे जाके फर्दर 2 या 3 साल के अंदर ये स्टॉक किस टाइप से परफॉर्म करेंगे, इनका आगे क्या फ्यूचर है, मुझे क्या दिखता है, मैं अपना पूरा एनालिसिस दूंगा उसके अंदर कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो टेक्निकल पे यहाँ पे कम जोर दिया जाएगा, यहाँ पे फंडामेंटल, पी रेशोज, ईपीएस, इन सब पे, पीबी रेशो वगैरह, इन सब पे सर आपको यहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करेंगे। और बाकी फिर टेक्निकल के लिए भी सर एक बिल्कुल एडवांस लेवल का मैं आपको टेक्निकल दे दूंगा, जिससे कि आपको इजीली पता लग जाया करेगा चार्ट खोलते के साथ ही कि आपको इस स्टॉक के अंदर रहना है या नहीं रहना है। सिंपल चीज़ सर, देखिए इस मार्केट के अंदर अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है तो आप यहाँ से पैसा बना लेंगे। जब आप चार्ट खोलते ही आपको समझ में आ रहा है कि इस कंपनी में मुझे रहना है नहीं रहना है, कितना टाइम बचा है, कितना टाइम इसमें अभी और लगेगा, अगर आपको ये सब चीज़ें अगर पहले से आपको पता लग गई चार्ट खोलने के बाद में, तो सर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस मार्केट से आप पैसा कमा के निकल जाएंगे। बट अगर आपको चार्ट खोलने के बाद आप यही देखते रहते हैं कि इसमें मुझे करना क्या है, कंपनी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो सर फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए।
और मोस्ट प्रोबेबली जो यूट्यूबर्स हैं सर वो यही कर रहे हैं कि एक चार्ट खोलते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और उसको बंद कर देते हैं और नेक्स्ट डे की वेट करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सर नेक्स्ट डे पे मत जाइए। शॉर्ट टर्म में मार्केट सर कुछ भी कर सकती है, इस बात को आप याद रखना। 200 पॉइंट ऊपर खोल देगी, 500 पॉइंट नीचे खोल देगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, फिर दोबारा वो रिकवर कर लेगी। एशियन पेंट को सर इतना वॉलेटाइल कीजिए ना, रिलायंस को इतना वॉलेटाइल कीजिए, पहले ले जाओ 2600 रुपये पे, फिर ले आओ 1200 रुपये पे। नहीं कर सकते सर, पॉसिबल नहीं है। एशियन पेंट को ले जाओ 4000 रुपये पे और फिर ले आओ उसको 2200 रुपये पे, पॉसिबल नहीं है सर। तो सर जब आप पोर्टफोलियोज के अंदर रहते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि लीडर्स में आपको प्ले कैसे करना है, तो वो तो अपॉर्चुनिटी है सर। आपको सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियोज के अंदर सिर्फ एक ही इंडिकेटर देखना है जो कि RSI है। RSI के ऊपर एक बिल्कुल एडवांस लेवल की वीडियो में बनाऊंगा। इसके ऊपर एक बेसिक होगी और एक बहुत एडवांस होगी। जो बेसिक होगी वो बिगनर्स के लिए होगी और जो एडवांस होगी वो प्रोफेशनल्स के लिए होगी कि RSI एक्चुअल में काम कैसे करता है पोर्टफोलियोज के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर तो लोग बताते रहते हैं, बट पोर्टफोलियोज में उसका कैसे यूज़ किया जाता है, उसके रेशियोज क्या डाले जाते हैं, हर स्टॉक्स के अलग अलग रेशियोज होते हैं। तो वो बताऊंगा मैं कि आपको RSI से कैसे काम लेना है। तो मे बी अगर आप RSI देख लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो आपको ये चीज़ पता रहती है कि भाई ये काम कैसे कर रहा है। और पोर्टफोलियो को रिव्यूज़ आपको करते रहना चाहिए हमेशा। सपोज जैसे कि आपका ऑन एन एवरेज एक पोर्टफोलियो 25% का आपको रिटर्न देता है और आपने 1 लाख रुपए उसमें लगा रखे हैं और 25% अगर वो प्रॉफिट दे रहा है और वो हर क्वार्टरली आप उसको देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, और सर वो रिटर्न ना कम जनरेट कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि कोई ना किसी कंपनी में कोई लैक ऑफ नॉलेज आपकी रह गई है कि वो कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही है। कोई आपने ऐसा सेक्टर चूज कर लिया है 3-4 कंपनीज का, उसमें काफ़ी अच्छी वेटेज दे दी है जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे ना आपको कमी भी पता लग जाएगी अपने पोर्टफोलियो की, जिसको बोलते हैं वीकनेसेस ऑफ पोर्टफोलियो। वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। तो सर आपको जो जर्नी आगे की, जो फिलहाल आपका जो बेस है इस स्टॉक मार्केट में, वो है सर आपका पोर्टफोलियो। अगर आपका बेस क्लियर हो गया तो आप पोर्टफोलियो के अंदर गेम खेल सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि हमें इंट्राडे हमसे नहीं छूटता है, स्विंग ट्रेडिंग भी हमें करनी है। तो जो 60% जो आपने इक्विटी के अंदर रखा था और 40% डेप्ट में रखा था, उसी 60% में से 10% अपनी स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के लिए रख लीजिए। बाकी 50% सर आप अपने पोर्टफोलियो में पैसा डाल के छोड़ दीजिए। आप एंड में पाएंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा आपको उसी 50% ने कमा के दिया, ना कि 10% ने कमा के दिया। और अगर आपके पास इस टाइप की एक्सपर्टीज आ जाती हैं कि आप ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और इक्विटी पोर्टफोलियो से आप पैसा नहीं कमाते, तो सर फिर आप ट्रेडिंग ही कीजिएगा। लेकिन एक बार पोर्टफोलियो बना के देखिए, उसको 2 साल तक होल्ड करके देखिए। अगर सर आपको कोई लीडर अगर आपको 100% का स्टॉक रिटर्न दे जाता है, तो सर आप ये मानेंगे, आपको ये देख के बहुत खुशी होगी कि लोगों का वो स्टॉक तो एक दिन में 3% चलता है जिसने आज खरीदा है, लेकिन आपका वो स्टॉक उसी दिन 12% चल रहा है। मतलब आपकी कैपिटल 12% बढ़ रही है एक दिन में। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ है सर कि आपने उस स्टॉक को टाइम दिया है। इस स्टॉक मार्केट में जब भी आपको स्टॉक बाय करते हैं, तो स्टॉक मार्केट की एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो ये होती है सिंपली कि या तो वो आपसे टाइम मांगेगी या पैसा मांगेगी। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है। अब सपोज कीजिए कि आपने एक स्टॉक बाय कर लिया 1000 रुपये का और वो स्टॉक आ गया 800 रुपये। अब मार्केट ये कह रही है तो वो 200 रुपये छोड़ के अपना लॉस बुक करो और आज ही पैसा ले जाओ, और अगर आपको 1000 रुपये अगर चाहिए अपने, तो फिर आप वेट करो। तो या तो सर आप उसको टाइम दो या फिर आप उसको पैसे दो। ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं सर ट्रेडिंग में, लेकिन पोर्टफोलियो में ये सब अप्लाई नहीं होता है। अगर वो 800 पे आया, आप सर उसे अगेन बाय करेंगे। अब कई लोग ऐसे होंगे पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडिंग वाले, वो कहेंगे सर हम भी उसको एवरेज करेंगे। सर वो एवरेजिंग है, वो एवरेजिंग डाउन कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे सर एवरेजिंग अप हो रही है, क्योंकि जिसने वो 800 रुपये का स्टॉक बाय किया है ना सर, वो उसे 500 रुपये से लेके बैठा हुआ है। 1000 रुपये का स्टॉक उसका 800 रुपये आया है, उसने वहाँ पे सर उसे एवरेज अप किया है। इस तरीके से आपको एवरेज अप करना सिखाया जाएगा। स्टॉक को कैसे राइड किया जाता है वो आपको सिखाया जाएगा। तरीके क्या है स्टॉक को राइड करने के वो आपको बताया जाएगा। और इसके अंदर पूरी गेम जो है सर पोर्टफोलियो में, वो है मनी मैनेजमेंट की, कि आपको डेप्थ फंड के अलावा भी आपको कुछ पैसा रखना पड़ता है, और वो किस लिए रखना पड़ता है और किस टाइम पीरियड के लिए रखना पड़ता है, वो सब आपको आगे मैं बताऊंगा। जो मेरी फर्दर वीडियोस आती रहेंगी आप उनको चेक करते रहना सर, ठीक है। ओके, थैंक यू।